हम आज के जिस वीडियो की बात कर रहे हैं ये वीडियो लाइव नहीं है, बट डोंट वरी, आपके पास जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट सेक्शन पे देखिए। मोस्टली मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस समय जब ये वीडियो अपलोडेड है मैं वहीं रहूं ताकि आप लोगों के डाउट्स को इमीडिएट बेसिस पे सॉल्व कर सकूं। ठीक है, यहाँ आपको दिखेगा कि सर आपने जीएफआरएस का पेपर ओपन किया है। आप में से कई लोग इतना सा देख के ही वीडियो को बंद कर देंगे, बंद मत कीजिएगा। नवंबर 19 का जीएफआरएस पेपर जरूर है ये, पर हमारा आप समझिए जीएफआरएस के पेपर में पूरे इंडेक्स की क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके लिए इंडेक्स के जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतना अच्छा है। और मैं एक ट्रेंड बताता हूं, मैंने जीएफआरएस के एग्जाम पेपर में देखे हुए क्वेश्चंस भी सीए फाइनल पेपर में देखे हैं, आपके एमटीपीज में देखे हैं, आरटीपीज में देखे हैं। अब इंडेक्स की क्वेश्चंस है ना, तो ऐसा कुछ अलग तो नहीं है कि यहाँ कुछ अलग पूछेंगे वहां कुछ अलग पूछेंगे। तो आपके लिए आपका एक पूरा क्वेश्चन बैंक यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल लगी होगी। एंड यस, आई हैव सीन एग्जाम पेपर्स हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम जीएफआरएस एज वेल। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि मैं हर रोज सुबह 6 बजे आके आप लोगों के लिए जितने ज्यादा वीडियोस हो सके उतने ज्यादा वीडियोस, उतने ज्यादा क्वेश्चंस अपलोड करवा के दे दूं नवंबर एग्जाम के लिए। मेरा टारगेट 500 क्वेश्चंस का है, जिसमें से ये वीडियो जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके पहले ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो अब मेरा बैलेंस टारगेट 400 है। तो इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक रेडी हो जाएगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज माय स्ट्रेटेजी, जो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप हर रोज सुबह 6 से 7 मेरे साथ ये क्लास देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक आध दिन स्ट्रीमिंग इशू आया तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्लास दोपहर को या शाम तक के आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस उतने प्रैक्टिस हो गए, उसके बाद आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी करते रहिए। आप सोच के देखिए कि अगर ऐसे ही हर रोज हम एक एक घंटा एफआर पढ़ते रहें तो एग्जाम के पहले तक आपके 500 क्वेश्चन तैयार हो गए, मतलब 60 प्लस, यानी एग्जामिशन तो अश्योर्ड ही है। और मेरी तरफ से ये गारंटी है कि मैं 70 मार्क्स का पेपर आपका इन 500 क्वेश्चंस में कवर करके दे दूंगा। यानी रफली मैं ये बोल सकता हूं कि क्वेश्चन इन्हीं में से किसी एक से आएगा। एक बड़ा सारा क्वेश्चन बैंक मेरा टारगेट है कि आप लोगों के लिए कवर कर सकूं। इस वीडियो को देखने के पहले जीएफआरएस का ये एग्जाम पेपर सजेस्टेड आंसर्स आईसीएआई बीओएस नॉलेज पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि हम साथ साथ में इसको सॉल्व कर सकें। तो ये तो कुछ इनिशियल बातें हो गई, चलिए हम लोग फाइनली अब इस कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केस स्टडी वाइज नहीं चलूंगा मैं, यानी पहले पूरा केस स्टडी पढ़ लिया। जीएफआरएस में क्या होता है, एक ही केस स्टडी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं क्वेश्चन वाइज चलूंगा। ठीक है, और इंस्टीट्यूट की इन सजेस्टेड आंसर्स में मिस्टेक्स है, हम वो भी मार्क करेंगे। अब वो इंस्टीट्यूट से आपको क्या बात करना है वो आप देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट को मेल कर दीजिएगा, गलतियां है, मैंने भी अपनी तरफ से मेल तो किया है। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बाद में केस स्टडी में ढूंढूंगा कंटेंट। कैलकुलेट द डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम कन्वर्टेबल बॉन्ड इन 2 years। सो आई हैव टू सर्च कन्वर्टेबल बॉन्ड जहां पे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, ये देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये वाला पार्ट है। सो वी आर ऑन पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 के अंदर में इट इज सेकेंड पैरा, रफली मैं बोल सकता हूं, वैसे थर्ड पैरा। 1st April 2018 company issued a convertible bond that matures in 5 years. The bond can be converted into ordinary shares at any time. Rainbow Limited calculated that liability and equity component of the bond are 80 lakhs for the liability component and 20 lakhs for the equity component, गिविंग अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1 करोड़। तो ये उन्होंने आपको स्प्लिट करके दे दिया, डेट कंपोनेंट इक्विटी कंपोनेंट। इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं बोला उन्होंने, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो उन्होंने बोला है इज 8%। लोकल टैक्स लेजिस्लेशन अलाउज टैक्स डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड इन कैश, तो इंटरेस्ट आपने कैश में पे कर दिया, आपको डिडक्शन मिल जाएगा 8% रफली। लोकल टैक्स रेट इज 30%। ठीक है, तो ये डिफर्ड टैक्स कैलकुलेशन के लिए आप लोगों का पूरा पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स है, द बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी मतलब ऑप्शनली कन्वर्टेड है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं आप लोगों को मार्क करा के दे रहा हूं ताकि एग्जाम में पता रहे। देखो कंपलसरीली कन्वर्टेबल का ट्रीटमेंट अलग होता है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल का ट्रीटमेंट अलग होता है। इस क्वेश्चन में तो इतना कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में तो आपको डेट और इक्विटी कंपोनेंट स्प्लिट करके दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो आप लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एलिमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑन मैच्योरिटी। इस क्वेश्चन में 1 करोड़ का प्रिंसिपल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी, इन दोनों के प्रेजेंट वैल्यूज को आप इन दोनों के प्रेजेंट वैल्यू को आप डेट कंपोनेंट बताते हैं एट मार्केट रेट। ये 8% नहीं,
इस क्वेश्चन में मार्केट रेट नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में मार्केट रेट मिसिंग है। तो वो जो पूरा का पूरा अमाउंट है उसको हम लोग दिखाते हैं हमारा क्या बोलते हैं, डेट कंपोनेंट। जो बैलेंस है 1 करोड़ माइनस दिस प्रेजेंट वैल्यू, उसको हम बोलते हैं इक्विटी कंपोनेंट। ठीक है, समझ गए डेट और इक्विटी कंपोनेंट का स्प्लिट किस तरीके से होगा। अब यहां पे ये हम लोग जो देख रहे हैं, यहां तो इन्होंने आपको स्प्लिट दे दिया। अगर मैंडेटरली कन्वर्टेबल होता तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट लेते एज लाइबिलिटी कंपोनेंट, डेट कंपोनेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, और जो बैलेंस होता 1 करोड़ माइनस दिस प्रेजेंट वैल्यू, उसको हम इक्विटी कंपोनेंट ले लेते। तो ये तो मैंने बस आपको एक रफ आइडिया दे दिया। क्वेश्चन में गड़बड़ है, बताता हूं क्या। कैलकुलेट द डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग ऑन द बॉन्ड एज एट 2 year ending 31st March 2019, 31st March 19। तो आपने बॉन्ड इशू किया 1 अप्रैल 18 को, ऐसा बोला गया है। 2 साल तो हो नहीं रहे, एक ही साल हो रहा है 31 मार्च 19 को। ठीक है, पहला मिस्टेक जो इंस्टीट्यूट की तरफ से, 2 year एंडिंग। दूसरा मिस्टेक, यहां जो डिफर्ड टैक्स कैलकुलेशन है वो आपको 2 year एंडिंग के बेसिस पे कुछ नहीं दिया गया है। यहां पे आपको डिफर्ड टैक्स ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे पूछा गया। तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। कोई बात नहीं, हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर कमिंग एग्जाम्स, तो हम उस हिसाब से करेंगे। हमको मल्टीपल चॉइस नहीं आता ना, तो वी हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली। ठीक है, देखिए यहां पे जो आपका डेट कंपोनेंट है, डेट कंपोनेंट वो है 80 लाख, और आपका जो इक्विटी कंपोनेंट है वो है 20 lakhs। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक 20 लाख का डिफरेंस आ गया। आप समझिए ये आपकी बुक वैल्यू है। टैक्स बेस, इनकम टैक्स के हिसाब से ऐसा कोई स्प्लिट नहीं होता है। उनके लिए तो डेट की वैल्यू 100 लाख ही है, और उनके लिए आपकी इक्विटी की कोई वैल्यू ही नहीं बनती। मतलब इक्विटी कंसेप्ट तो का डिफर्ड टैक्स बेस से कोई लेना देना नहीं है देखा जाए तो दोनों के बीच में एक 20 लाख रुपए का टेम्पररी डिफरेंस, मैं हर जगह शॉर्टकट लिखता हूं, आप एग्जाम में शॉर्टकट मत लिखिएगा प्लीज। टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर मैं 30% का टैक्स रेट पकड़ूं, 30% का टैक्स रेट पकड़ूं, तो होने वाला क्या है आप ये समझिए। आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर के हिसाब से 80 lakhs पे फ्यूचर में इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाएंगे, 80 lakhs पे। ठीक है, पर आप पे करने वाले हैं 8%। क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया है, आप पे कितना कर रहे हैं, 8%। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी क्लियर दैट इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इज 8%, नॉट इफेक्टिव रेट। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इज 8%, यानी कि आप पे कितना कर रहे होंगे, आप पे कर रहे होंगे 80 लाख पे 8%, 100 लाख पे 8%। ठीक है, पूरे 100 लाख पे आप नॉर्मल 8% का 8 लाख रुपए पे कर रहे होंगे, पर आप जो इफेक्टिव इंटरेस्ट दिखाते हैं एज पर द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आप 80 लाख पे दिखा रहे होंगे। दैट रेट विल बी मोर देन 8%। इनफैक्ट वो अमाउंट भी 8 लाख से ज्यादा आएगी। ऐसा क्यों? अब देखिए, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का मैंने एक वीडियो डाल के रखा है, आप वहां कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करके जो वीडियो डाल के रखा है वहां देखिएगा। ये इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि हमें वो 80 लाख के बॉन्ड को धीरे धीरे 100 पे ले जाना है, क्योंकि फाइनली वो 100 या तो आप पे कर दोगे या उसके बदले इक्विटी दे दोगे। दैट इज द रीजन इसे धीरे धीरे 100 पे लेके जाना है। तो अगर इंटरेस्ट 8 लाख से ज्यादा नहीं रहा तो बढ़ेगा कैसे ना वैल्यू, आप सोच के देखो ना। ओपनिंग है 80 लाख, यहां इंटरेस्ट होगा एट सम रेट। सर ये निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से निकाला जा सकता है। अभी करने जाएंगे ना बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। उसके लिए अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी डिटरमाइनिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज नॉट सो रेलेवेंट, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो मोर ऑफ एसएफएम है रादर देन एफआर। यहाँ आपको अकाउंटिंग पूछा जाता है। रीपेमेंट की बात करूं तो यहाँ 8 लाख रुपए आएंगे जो आप पे कर रहे हैं, ये कैश बेसिस पे इनकम टैक्स में अलाउ भी हो रहा है। क्लोजिंग, द क्लोजिंग नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। क्लोजिंग को आने वाले 5 साल में 100 पे लेके आना है, 100 पे। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली ये जो आपका इंटरेस्ट एलिमेंट है, ये इंटरेस्ट एलिमेंट ज्यादा आना चाहिए ताकि उसमें से 8 माइनस करने के बाद वैल्यू बढ़े, तो धीरे 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 वो 100 पे चला जाएगा। सो होगा क्या, आप इस इंटरेस्ट एलिमेंट को पी एंड एल में एज एक्सपेंस दिखाएंगे। लेट्स अज्यूम दिस इज 10 लाख, लेट्स अज्यूम, ओके। तो 10 लाख पर इनकम टैक्स आपको 8 लाख का इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ करेगा। वो बोलेगा कैश बेसिस पे आपने 8 लाख ही भरा, मैं 8 लाख ही अलाउ करूंगा।
तो 2 लाख डिसअलाउ होगा, ये आपको आज से पता है। फ्यूचर में 2 लाख रुपए डिसअलाउ होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये आपको आज से पता है। फ्यूचर में डिसअलाउ होगा यानी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फ्यूचर में डिसअलाउ होगा यानी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। क्योंकि आपको फ्यूचर में टैक्स भरना पड़ेगा, आपको आज ही पता है ये बात, विच मीन्स दिस इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। टैक्सेस के ऊपर मैंने एक वीडियो डाल के रखा था इनकम टैक्स के अंदर में, इंडिया 12 के ऊपर समरी, जिसके अंदर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एकदम शॉर्टकट बता देता हूँ कि कैसे याद रखना। वो शॉर्टकट भी आप यहाँ पे बिठा के देख लो। डेट इज अ लाइबिलिटी कंपोनेंट, लाइबिलिटी कंपोनेंट। इफ टैक्स बेस इज मोर देन बुक वैल्यू, टैक्स बेस इज मोर देन बुक वैल्यू, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनता है। तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगा 30%, 6 लाख रुपए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 6 लाख रुपए का आंसर है। इंस्टीट्यूट का आंसर भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी यही आंसर देके रखा है। सो द क्वेश्चन फ्रेम्ड इटसेल्फ इज रॉन्ग। 2 साल बाद तो पहले बना नहीं, 1 ही साल बना। अब 1 साल बाद में भी डिटरमाइन करना, तो पहले तो वो 1 साल का मुझे अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाएगा। द क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स आई बिलीव। ये क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाएगा कि पहले आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालो, डिटरमाइन करो, उसके बाद में ये इंटरेस्ट चार्ज करो, उसके बाद जाके आपको ईयर एंड वैल्यू मिलेगी। सो यस, देयर इज अ मिस्टेक। ऐसा क्वेश्चन क्या एफआर में आ सकता है कि ईयर एंड पे डिफर्ड टैक्सेस बताए जाएं? आ सकता है, पर क्वेश्चन कम से कम 8 मार्क का रहना चाहिए। पर जैसा कि मैंने आपको बोला, अब तक का जो मैंने ट्रेंड देखा है, ना केवल ओल्ड सिलेबस भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वहां भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर था, उसमें भी आज तक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन नहीं आया। तो न्यू सिलेबस में भी मुश्किल है, एंड इम्पैक्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर मेरा ये वीडियो के अंदर में कवर करने की थोड़ी सी इच्छा कम है, सो वील अवॉइड दैट पार्ट अ बिट, ठीक है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ के अपन वहां पे मैं केस स्टडीज को सर्च करूंगा आपकी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व राइजिंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ शैडो लिमिटेड। तो मुझे शैडो लिमिटेड को ढूंढना है यहाँ पे। शैडो लिमिटेड, ये यहां दिखा मुझे शैडो लिमिटेड वर्ड। सो वी आर ऑन पेज नंबर 3, वी आर ऑन पैरा 4। आइए पढ़ के देखते हैं। 1 January 2019 रेनबो लिमिटेड acquired 60% stake in Shadow Limited, 60% stake. The cash consideration payable was 1 crore, ठीक है। कैश कंसिडरेशन, कैश में आपने एंटिटी को टेक ओवर किया, पेड इमीडिएटली, एंड 1.21 crore पेड आफ्टर 2 years, 2 साल बाद। 2 साल बाद 1 करोड़ आप इमीडिएट पे कर रहे हैं। चलिए आइए यहाँ पे लिखता हूं मैं, परचेज कंसिडरेशन कैश 1 crore, 1 crore ही था ना, एंड 2 year लेटर पे करने की बात हो रही है, मतलब लाइबिलिटी है। और देखो कॉन्टिजेंट नहीं है, कॉन्टिजेंट नहीं है। हमने इससे पहले कुछ केस स्टडीज देखी जहां कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, यहाँ कॉन्टिजेंट नहीं है, पे करना है 2 साल बाद। अब सीधी बात है, आप इसमें 1 crore 1.21 पूरा नहीं लेंगे, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, क्योंकि आप 2 साल बाद पे कर रहे हैं, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। 10% का इंटरेस्ट रेट दिया गया है, 10%, 1.1 to the power 2, आपको कैलकुलेटर पे करता है ना, 1 divided by 1.12 times, वो हो जाएगा। So this is also 1 crore, 1 crore. The fair value of the net assets is 3 crore, ठीक है। यहां तक आपका पीसी हो गया 2 करोड़। नेट एसेट्स की बात करते हैं 3 करोड़। रेनबो लिमिटेड कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। तो 40% शेयर है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 40% शेयर है, 3 करोड़ का 40% लेंगे, 3 करोड़ का 40%, 3 करोड़ का 40% होता है 1.2 करोड़, मेकिंग इट 3.2 करोड़। 3 करोड़ से अगर कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं 0.2 करोड़ और 20 लाख रुपीस का आपका यहां पे आ रहा है गुडविल। फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस नेट एसेट्स। अगर पॉजिटिव है तो गुडविल है, नेगेटिव है तो बार्गेन परचेज है, ठीक है। समझ में भी आता है। देखो 3.2 करोड़ की वैल्यू पे 3 करोड़ के एसेट्स मिल रहे हैं, मतलब 0.2 करोड़ का गुडविल होगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ, तो भाई क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट कीजिए गुडविल। तो हमने गुडविल कैलकुलेट किया 20 लाख रुपीस, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आपको जम रहा है यानी ये भी देख लीजिएगा, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, 1.3 अगला क्वेश्चन। 3-year term loan obtained from bank contains an option to extend the period of loan at market rate prevailing on that date.
स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज करेक्ट। केस स्टडी में ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट के जैसा भी ढूंढा जा सकता है कि आपने एक 3 साल का लोन लेके रखा है और उसमें ऑप्शन है कि आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं मार्केट रेट जो भी प्रिवेलिंग है उस रेट के ऊपर, यानी वो 3 साल का 5 साल कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार केस स्टडी में ढूंढ लेता हूँ आप लोगों के लिए कि ये लोन वाला कंसेप्ट कहाँ पे दिया हुआ है। उसके दोनों के बीच का ही पैरा है। इन ऑर्डर टू फंड अपकमिंग प्रोजेक्ट रेनबो लिमिटेड बोरोड 5 करोड़ फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक्स इन 1819, इसी साल में लिया गया लोन है। द लोन कैरीज इंटरेस्ट रिपेएबल इन interest rate and is repayable in 3 years. Given that the company invested a significant amount of time preparing loan documentation and other necessary approvals, Rainbow Limited has requested the bank to include an extension option. Accordingly, company so requires, it will have an option to extend the period of loan of market rate prevailing on that date. तो प्रिवेलिंग ऑन दैट डेट के बेसिस पे ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है, क्या उस एक्सटेंशन से कोई फर्क पड़ता है क्या? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले इस स्टेटमेंट को मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत समझाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन में नहीं मांगा है बट हमारी नॉलेज के लिए, क्या ये करंट है या नॉन करंट है? तो वैसे तो नॉन करंट है 3 साल होने का। सपोज कीजिए आप थर्ड ईयर में ही होते हैं और यहाँ ऑप्शन है एक्सटेंशन का कि आप इस लोन को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं जो भी उस समय का मार्केट रेट प्रिवेल करेगा उस दिन के रेट से। तो क्या हम इसे नॉन करंट क्लासिफाई कर सकते हैं? बिकॉज करंट लायबिलिटीज के डेफिनेशन में आखिरी वाला पॉइंट ये होता है कि अगर आपके पास डेफर करने का ऑप्शन है अनकंडीशनली, आप डेफर कर सकते हैं लोन को अनकंडीशनली, यानी 12 महीने में पे नहीं करने के बाद में पे करना, तो हम उसे नॉन करंट बोलेंगे, करंट नहीं। तो यहां पे भी क्या वो वाला डेफिनेशन लगा सकते हैं अगर हम थर्ड ईयर के एंड पे? आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं? यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड ईयर के एंड में है तो क्या होता। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि वो वाला केस होता, वैसा कुछ तो क्वेश्चन पूछा होता, तो ये करंट ही क्लासिफाई होता। क्यों? क्योंकि अनकंडीशनल नहीं है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये कंडीशन है। अगर ये इंटरेस्ट एलिमेंट भी नहीं होता तो आपकी बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल होती, पर यहां इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इसीलिए वो कंडीशनल हो गया कि यू कैन एक्सटेंड इट फर्दर प्रोवाइडेड यू पे द इंटरेस्ट। यहां क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, समझने की कोशिश करते हैं। इट इज नॉट एन एम्बेडेड डेरिवेटिव। एम्बेडेड डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है कि आप किसी भी चीज के अंदर में अगर कोई भी एक आपने लोन लेके रखा है या कुछ भी लेके रखा है, अगर उसके अंदर में एक होता है होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एक और एक एडिशन किया जाता है कि आप जिसे बोलते हैं डेरिवेटिव, जैसे कि सपोज कीजिए फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, तो लोन लिया है ये एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वो फॉरेन करेंसी में लिया है तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट कर सकती है, उसको बोलते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव। उसको क्या बोलेंगे? एम्बेडेड डेरिवेटिव। समझ गए यहां तक क्या? यहां पे एम्बेडेड डेरिवेटिव है क्या? काइंड ऑफ है कि आप इस लोन को एक्सटेंड कर सकते हैं, पर एक्सटेंड करेंगे प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे। ये एक्सटेंड हो सकता है पर एक्सटेंड करेंगे प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे, तो ये काइंड ऑफ डेरिवेटिव है। एम्बेडेड डेरिवेटिव का कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाया गया है कि उस एम्बेडेड डेरिवेटिव को क्या आप अलग कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं क्या, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमें उसकी अकाउंटिंग समझाई गई है। इफ इट इज स्प्लिटेबल, स्प्लिटेबल तब होता है जब वो नॉट क्लोजली रिलेटेड होता है। यहां पे स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को। आप एक्सटेंड करोगे या नहीं, ऑप्शनल है। अभी जैसे लोन फॉरेन करेंसी में लिया है, तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है, हमको हर साल पता है कितनी फ्लक्चुएट हो रही है, हम उसको अलग कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट क्लोजली रिलेटेड एम्बेडेड डेरिवेटिव। यहाँ एम्बेडेड डेरिवेटिव है कि लोन को एक्सटेंड किया जा सकता है आगे जाके प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे। तो आपको ये तो पता है प्रिवेलिंग मार्केट रेट कितना रहेगा, मतलब कितना चल रहा है करंट, पर आप जब एक्सटेंशन पे जाओगे तब क्या रहेगा ये नहीं पता है आपको। फॉरेन करेंसी लोन में आपको करेंसी रेट पता है, पर यहाँ प्रेजेंट मार्केट रेट पता है इंटरेस्ट का, पर जब आप एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तब रेट क्या होगा वो नहीं पता। It can be said to be an embedded derivative which is closely related to the contract rather than being said not closely related to the contract. तो पहला वाला तो गलत ही है कि embedded derivative नहीं है, दूसरा वाला करेक्ट है, तीसरा वाला it is an embedded derivative but not closely related to the loan, so it needs to be separately accounted. ठीक है, तो separately accounting लगती है क्या? separately accounting, इसको यहाँ split नहीं कर सकते। एम्बेडेड डेरिवेटिव बट नॉट क्लोजली रिलेटेड, सो नो फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर नॉट क्लोजली रिलेटेड होता है तो फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे ये वीडियो में हम एम्बेडेड डेरिवेटिव की बात तो नहीं कर रहे, डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में कोई एक आध दिन में एम्बेडेड डेरिवेटिव पे वीडियो डाल दूं। ठीक है, देखिए मैं
चाहता हूँ कि जितनी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो फटाफट सॉल्व हो जाए, फिर बाद में हम ये सारी की सारी बातें कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन इंडिया की एग्जाम में आ सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एग्जाम में आ सकता है? यस, एज ए 2 मार्क। एक नॉर्मल मतलब मल्टीपल चॉइस के साथ नहीं आएगा ना, नॉर्मल आपको पूछ लेंगे बताओ इसको मैं एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या, आप थियोरेटिकली आंसर दीजिए उसका। ठीक है, मूविंग एड। व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इक्विपमेंट P for years 3 to 10 and what is the amount of revaluation surplus that can be transferred to retained earning annually? चलिए आइए हम एक ये फिक्स एसेट से रिलेटेड कंटेंट कहाँ दिया है वो ढूंढते हैं। यहाँ दिख रहा है मुझे लास्ट पैरा। Rainbow Limited has purchased equipment P on 1st April 2017 for rupees 1 lakh and this had estimated useful life of 10 years। ठीक है, 2017 में खरीदा था, ध्यान दीजिएगा हम 2019 में हैं। With a residual value 0, asset is depreciated on straight line basis, straight line basis depreciation होता है। 31st March 19 Rainbow Limited revalued the asset to 1.04 लाख। आइए समझने की कोशिश करते हैं। 1 लाख रुपए का एसेट है, ग्रॉस ब्लॉक 1 लाख रुपए, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2 साल हो चुके हैं, 31st March 19 को आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 17, 18, 19, लाइफ है 10 साल, स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन है, तो मैं बोल सकता हूँ 20,000 का डेप्रीसिएशन, 10,000 पर एनम, मेकिंग इट 80,000। आपने क्या किया, आपने इस एसेट को रिवैल्यू किया है 1.04 लाख पे, 1,04,000, यानी आपने इसकी वैल्यू 24,000 से बढ़ा दी। ठीक है, कैसे बढ़ाई फिलहाल ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हम डिस्कस करते हैं। आपने ये कैसे बढ़ाई होगी, 2 मेथड है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज मेथड या एलिमिनेटिंग डेप्रीसिएशन मेथड। हम एलिमिनेटिंग डेप्रीसिएशन मेथड देखेंगे बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट। ये बोलता है डेप्रीसिएशन को 0 कर दो, यानी डेप्रीसिएशन आपने जो भी चार्ज किया है इसे पूरे तरीके से रिवर्स कर दो। ठीक है, इसका मतलब हम ग्रॉस ब्लॉक को भी 1,04,000 पे लेके जाएंगे। मैं वर्टिकली ऊपर गया, अब मैं यहां से जा रहा हूं हॉरिजॉन्टली, तो मैंने इसकी वैल्यू 4,000 से बढ़ा दी, तो आप देखेंगे बराबर 24,000 का टोटल भी आ रहा है। जर्नल एंट्री आपने की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 4,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को एलिमिनेट करना था। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एज ए क्रेडिट बैलेंस, राइट, बैलेंस शीट्स अगर आप लोगों ने बनाई होगी आपने देखा होगा, डेबिट बैलेंस के साथ अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट में दिखता है, तो राइटिंग इट ऑफ डेबिट करके ये पूरा का पूरा अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट होके जाता है। ठीक है, दीज आइटम नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू पीआरएल ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट। अब यहां पे इन्होंने पूछा है, यहां इन्होंने आपको पूछा है कि भाई डेप्रीसिएशन क्या होगा आने वाले सालों में। सिंपल कहानी, आने वाले सालों में आप डेप्रीसिएशन 1,04,000 पे चार्ज करोगे, 8 साल की लाइफ है, 1,04,000 पे 8 साल की लाइफ है, 13,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन पर एनम चार्ज करेंगे। ठीक है, पहला जवाब। दूसरा जवाब, उन्होंने कहा कि यार रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया जा सकता है हर साल। यस, बिल्कुल किया जा सकता है, अलाउड है। पीएनएल में नहीं, डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में, पीएनएल नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में, यस बिल्कुल किया जा सकता है। तो सर ये जब हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो कितना कर सकते हैं? एक्सेस ऑफ ओरिजिनल डेप्रीसिएशन, एक्सेस ऑफ ओरिजिनल डेप्रीसिएशन। आप अभी जो डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो ओरिजिनल डेप्रीसिएशन से कितना ज्यादा है? यहाँ पे 3,000 ज्यादा है, बराबर है ना, 10,000 पहले चार्ज कर रहे थे, देखा हमने, 3,000 ज्यादा है, तो 3,000 ज्यादा आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो एनुअल डेप्रीसिएशन विल बी 13,000, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया, 13,000। ट्रांसफर ऑफ 3,000 may be made from revaluation surplus to retained earning। आखिरी वाले में बोला है ट्रांसफर नहीं हो सकता, सो दैट ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग। सी सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोगों के लिए बैठता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सीएफओ ऑफ रेनबो लिमिटेड इज कंसर्न दैट देयर मे बी इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल ऑफ वन ऑफ द सब्सिडियरी कंपनीज। क्लैरिफाई हाउ इम्पेयरमेंट इफ एनी विल बी अकाउंटेड बाय द पेरेंट कंपनी। इम्पेयरमेंट से रिलेटेड शायद ये पार्ट होगा, शायद। रेनबो लिमिटेड हैज होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कैनियन which has recently been going through financial difficulties, approach for assistance। अब ये तो मुझे नहीं लगता,
कि कुछ होगा, मुझे लगता है कि वो जनरल क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछा गया है वहां पे। यस, इट इज अ जनरल क्वेश्चन, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इट्स अ जनरल क्वेश्चन, केस स्टडी से रिलेटेड नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि इम्पेयरमेंट है ऑफ गुडविल ऑफ द सब्सिडियरी, क्लैरिफाई हाउ इम्पेयरमेंट इज अकाउंटेड बाय द पेरेंट कंपनी। कैसे अकाउंट करते हैं? देखिए, गुडविल की अकाउंटिंग के दो तरीके, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के अकाउंटिंग के दो तरीके हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, सिर्फ गुडविल, अगर आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड से वैल्यू किया है, प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड हमारे पास ऑलरेडी ऐसा एग्जांपल है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन था। तो अगर आपने प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड से किया है, मतलब आपने गुडविल का कुछ भी एलोकेशन एनसीआई को नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। देखो, मैं इसी क्वेश्चन में आपको प्रूव करके बताता हूं। आपने 1 करोड़ रुपए में 2 करोड़ रुपए में 2 करोड़ रुपए में 60% स्टेक लिया है, 60%, 40% एनसीआई था, 40% एनसीआई था, यानी आप लोगों ने 60% स्टेक लिया है, यानी ये एसेट्स का 60%, 3 करोड़ का 60% इज 1.8 करोड़। 1.8 करोड़ के एसेट्स आपने 2 करोड़ में खरीदे, यानी 0.2 का गुडविल, यानी गुडविल सिर्फ आपका कैलकुलेट हुआ है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है, अगर गुडविल इम्पेयर होता है तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी को एलोकेट किया जाता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को एलोकेट नहीं किया जाता। अगर यहां फेयर वैल्यू मेथड होता, फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है, तो ऐसे में आप लोग जो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल रहता है वो दोनों को एलोकेट करते हो, क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू पे मेजर हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें उनका भी गुडविल इंक्लूडेड होगा, उनका शेयर फेयर वैल्यू पे लिया गया, फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड इवन इंक्लूडिंग गुडविल, बराबर है। तो देखिए, यहां पे दिया गया है, इट विल ऑलवेज बी डिडक्टेड इन फुल फ्रॉम द पेरेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं, दो मेथड्स है, दोनों मेथड्स के हिसाब से, सो दिस इज रॉन्ग। It will be a portion between parent company and non-controlling interest when NCI is valued at fair value. Yes, this statement is correct. It will never be a portion between parent and NCI. This statement is wrong. It will be a portion between parent and NCI where NCI is valued at proportionate asset method. This is wrong. पर इंस्टीट्यूट ने अपनी मॉड्यूल में आंसर देके रखा है डी। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूं, वरना हम लोग गड़बड़ कर देंगे कुछ। तो 1.5 का आंसर इंस्टीट्यूट ने देके रखा है डी। डी तो नहीं होता बॉस, डी तो नहीं होता, बी है। बट देखिए, होता क्या है, इंपेयरमेंट किस तरह से एलोकेट किया जाता है, मैं आप लोगों को ये समझाता हूं यहाँ पे। अब जैसे कि एंटिटी के एसेट्स 3 करोड़ रुपए के हैं और आप इस पे इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो कैसे होता है वो देखिए। नेट एसेट्स है 3 करोड़, सपोज कीजिए इसी दिन मैं इंपेयरमेंट टेस्ट करना चाहता हूं, इसमें 0.2 करोड़ का गुडविल इंक्लूडेड है। रिकवरेबल अमाउंट है 2.5 करोड़ का, लेट्स से रिकवरेबल अमाउंट है 2.5 करोड़ का, या 2.5 नहीं करते, 3.05 करोड़ कर देता हूं, 3.05 करोड़। हाँ, तो आपको लगेगा रिकवरेबल अमाउंट इज मोर देन नेट एसेट्स, पर यहां पे ये 3 करोड़ दो चीजों का बना हुआ है, 2.8 करोड़ जो हमारे क्वेश्चन में था टेंजिबल एसेट्स, और 0.2 करोड़ गुडविल। ये जो 0.2 करोड़ का गुडविल है, 0.2 करोड़ का गुडविल, ये गुडविल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का निकाला गया है। तो जब मैं इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहा हूं तो मैं 3 करोड़ को 3.05 करोड़ से कंपेयर नहीं कर सकता। देखिए, बहुत ट्रिकी कंसेप्ट है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस कंसेप्ट को समझाऊं। क्वेश्चन मांग भी नहीं रहा है, फिर भी मैं समझा रहा हूं आप लोगों की हेल्प के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोशिश कीजिए समझने की, मैं प्रिसाइज कंसाइज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो कंसेप्ट बहुत डिटेल्ड है, मैं कंसाइज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे ये जो 3 करोड़ रुपए है, 3 करोड़ रुपए, इसको मैं वापस वैल्यू करूंगा कि मेरे नेट एसेट्स इन बुक्स तो 3 करोड़ है, बुक्स तो 3 करोड़ है, बट देयर इज सम वैल्यू दैट इज नॉट बीन अकाउंटेड इन बुक्स व्हिच इज गुडविल ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये अकाउंट नहीं हुआ है पर ये एग्जिस्ट जरूर करता है, गुडविल ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा जो ओवरऑल गुडविल हमको दिया गया है डिवाइडेड बाय 60% से, डिवाइडेड बाय 60% से। मैं इसको कर देता हूं 2.8 करोड़, टेंजिबल एसेट्स प्लस गुडविल को मैं वापस वैल्यू कर रहा हूं, 0.2 सिर्फ हमारा शेयर है इसीलिए डिवाइडेड बाय 60%, अज्यूमिंग कि 0.2 60% गुडविल की वैल्यू है, 0.2 60% गुडविल की वैल्यू है, ठीक है। सिर्फ ये कंसेप्ट है जिसमें आप लोगों को डाउट हो सकता है कि सर ऐसा क्यों,
ठीक है, या तो इसे रट लीजिए, नहीं रट सकते डाउट है ही फिर भी, आज का वीडियो है, ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस समय आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा, मैं एक ऑडियो सेंड करके आपको इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, पर फिलहाल वीडियो में उसको और ज्यादा खींचे हम लोग, इट डजंट मेक सेंस। तो फिलहाल मैं इसके साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी अगर गुडविल प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड से वैल्यू हुआ है, मतलब उस गुडविल में सिर्फ होल्डिंग का गुडविल निकला, एनसीआई का नहीं निकला। अज्यूमिंग कि उतना ही गुडविल प्रोपोर्शनेट एनसीआई का भी होगा, गुडविल ऑफ होल्डिंग को मैं 60% से डिवाइड करके निकाल दे रहा हूँ। सो दैट इज सम 0.33, मेकिंग द टोटल टू बी 3.33 करोड़। अब कंपेयर कीजिए रिकवरेबल अमाउंट को 3.05 करोड़ से, तो आई कैन से देयर इज सम इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस है 3.05 माइनस 3.33, कितना है 0.28 करोड़, 0.28 करोड़। इसके दो टुकड़े होंगे, ये अपोर्शन हो रहा है होल्डिंग और एनसीआई में। यस अपोर्शन हो रहा है, आपने बोला था सर अपोर्शन नहीं होगा, मैं आऊंगा उसके ऊपर, एक बार करो ना अपोर्शन, बताता हूं मैं आपको। 0.28 का 60% होता है 0.17 करोड़ होल्डिंग का शेयर, 0.17 और 0.28 का डिफरेंस हो गया 0.11 करोड़। ये वाला जो इंपेयरमेंट है, जब एनसीआई का गुडविल ही नहीं लिखा, देखिए पूरा इंपेयरमेंट गुडविल का है, ये तो समझा होगा, 0.33 का गुडविल है और इंपेयरमेंट है 0.28। कभी भी इंपेयरमेंट सबसे पहले गुडविल को एलोकेट होता है, हमेशा सबसे पहले इंपेयरमेंट जब भी होता है सबसे पहले आप गुडविल को एलोकेट करते हैं। तो 0.28 का जो इंपेयरमेंट है पूरा गुडविल को एलोकेट हो रहा है, तो उसमें से 0.17 होल्डिंग का शेयर, 0.11 एनसीआई का शेयर। एनसीआई का तो गुडविल ही अकाउंट नहीं हुआ, एनसीआई का तो आपने गुडविल ही अकाउंट नहीं किया, जो चीज अकाउंट ही नहीं हुई उसका इंपैक्ट कैसे लेंगे, सवाल ही नहीं उठता, इलॉजिकल बात हो गई। तो इसलिए 0.11 करोड़ नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 0.17 करोड़ की अकाउंटिंग होगी, सिर्फ 0.17 करोड़ की अकाउंटिंग होगी। अगर इसके अलावा गुडविल के अलावा और फर्दर इंपेयरमेंट होता तो दोनों को एलोकेट होता। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्लैरिफाई व्हाट विल बी द अकाउंटिंग, क्लैरिफाई हाउ इंपेयरमेंट इफ एनी विल बी अकाउंटेड बाय द पेरेंट कंपनी। अब अगर सिर्फ इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है ना ये, तो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल फेयर वैल्यू मेथड में सिर्फ यहां पे होता, पेरेंट को जाता। क्वेश्चन को मैं क्यों बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूट गलत है, पर हो सकता है शायद इंस्टीट्यूट सही हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अजीब तरीके से पूछा उन्होंने। पहली बात, क्या इसको आप अपोर्शन बोल रहे हैं, इसको अपोर्शन बोलेंगे नहीं क्योंकि एनसीआई को एलोकेट हुआ ही नहीं है। पर क्वेश्चन दो टुकड़ों में है। सीएफओ ऑफ रेनबो लिमिटेड इज कंसर्न दैट देयर इज इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल इन द सब्सिडियरी, क्लैरिफाई हाउ इंपेयरमेंट इफ एनी विल बी अकाउंटेड। क्या आप सिर्फ इंपेयरमेंट का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं इररेस्पेक्टिव वेदर इट इज गुडविल और एनी अदर एसेट? तब तो इंपेयरमेंट दोनों में अपोर्शन होता है। इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल में मेथड्स लगते हैं, पर इंपेयरमेंट अदर देन गुडविल तो दोनों को उनके रेस्पेक्टिव शेयर्स में ही एलोकेट होगा, कुछ भी हो इंपेयरमेंट तो दोनों को एलोकेट होता है। क्या आप सिर्फ इंपेयरमेंट का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं तो डी पॉइंट इज करेक्ट, पर आप पहला स्टेटमेंट गुडविल का दे रहे हैं तो हम तो यही अज्यूम करेंगे दूसरा स्टेटमेंट उसी के कंटिन्यूएशन में, कोई भी बंदा, इट इज इंग्लिश लैंग्वेज, आप यही करोगे, तो उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट का आंसर अगेन गलत है। ठीक है, मेरी तरफ से तो मिल गया है, बट आप लोगों को मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेल डालिए इंस्टीट्यूट को, बोलिए कि सर ये आंसर जो आपने दिया ये गलत है। दो क्वेश्चंस मैंने अभी तक आप लोगों को मार्क करा दिए हैं जो मेरे हिसाब से गलत है। मूविंग अहेड, सजेस्ट द suitable accounting treatment if any for the two grants received for the flow related compensation in the books of Rainbow Limited on 31st March 19। एकदम स्टार्टिंग में देखिए दो ग्रांट्स की बात की गई है। The company has received two grants of 1 lakh each relating to ongoing projects. First grant is Clear River project which involves research into the effect of various chemical waste. No major steps have been completed by Rainbow Limited to commence the research on 31st March 19। अब तक आपने कोई मेजर स्टेप्स लिए नहीं है। दो ग्रांट्स आपको मिली है जिसमें से 1 लाख इसके लिए। अब अगर ये कंडीशनल ग्रांट है कि आपको इसे क्लीन रिवर प्रोजेक्ट के रिसर्च के लिए खर्चा करना है, अगर नहीं किया तो आपको रिफंड करना पड़ेगा, कंडीशनल ग्रांट है, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू के जैसे अकाउंट होगी, यानी जब जैसे जैसे रिसर्च का खर्चा होगा वैसे वैसे इसे इनकम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। सारी गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड होती है, ये बात ध्यान में रखिए। पर अगर ये ग्रांट अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल मतलब ठीक है आपको पैसा दे दिया, आप खर्चा करते रहिए, आपने किया नहीं किया कोई लुकआउट नहीं है, अनकंडीशनल ग्रांट है, तो ऐसे में इमीडिएटली पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इमीडिएटली। The second grant relates to commercial development of new equipment that can be used to manufacture eco-friendly substitute for existing plastic product. Rainbow Limited is confident of technical feasibility and financial viability of the new technology that will be available for sale from March 2020। रफली मैं बोल सकता हूँ 2 साल लगेंगे, 2 साल, ठीक है, क्योंकि
ग्रांट बिगिनिंग ऑफ द ईयर से रिलेटेड को तो है, 18-19 में मिली और 19-20 की आप बात कर रहे हैं, 19-20 के बाद 20-21 की बात कर रहे हैं, 2 साल। अब अगर अगेन कंडीशनल है तो डेफर होगा 2 साल में, अगर अनकंडीशनल है तो इमीडिएटली पीएनएल में जाएगा। ये दोनों आंसर्स आप लोगों को देने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे सारे वीडियोस वॉच कर रहे हैं अभी तक के, आप लोगों ने शायद एमटीपी में क्वेश्चन आया था, आरटीपी भी हो सकता है, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग वीडियोस के अंदर में सॉल्व किया है, तो मैं आपको कोरिलेट करा के दे रहा हूँ। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, वहां पे था, ठीक है। सो मूविंग अहेड, तो अगर आप में से किसी ने जीएफआरएस गलती से ऑप्ट किया, आरटीपीज एमटीपीज पास्ट जितने भी है, पास्ट एफआर के एग्जाम पेपर्स आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल सब ले जाया कीजिए एग्जाम सेंटर पे, वहीं से सारे एक आध क्वेश्चन वहीं से आप लोगों को मिल जाएगा, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो फर्स्ट ग्रांट सेकंड ग्रांट के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, बस सिर्फ इतना ही था क्या? एंड फ्लड रिलेटेड कंपेंसेशन, ये कंपेंसेशन वाला पार्ट मेरा रह गया, ठीक है। September 18, due to floods near one of the factories, entire production was lost and Rainbow Limited had to shut down the factory for 3 months. State government announced a compensation package for all manufacturing entities affected due to flood. As per the scheme, Rainbow Limited is entitled to a compensation based on average of previous 3 months sale figures prior to the floods, for which the company is required to submit an application form before 30th June 2019 with necessary figures. The financial statements of Rainbow Limited are to be adopted on 31st May 19, and thus the claim form would not have been filed with the state government. अब हुआ क्या यहाँ पे, फ्लड के अगेंस्ट में कंपेंसेशन की बात की गई है, ठीक है। अब कंपेंसेशन के अंदर में आपको 30 जून तक का टाइम दिया गया है, 31 मई को अडॉप्ट किए गए थे और इस दिन तक के आपने क्लेम फाइल ही नहीं किया। एक बार वापस से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। फ्लड आया, फ्लड के कारण 3 महीने तक के बिजनेस बंद था, गवर्नमेंट ने बोला हम कंपेंसेशन देंगे, आपका नुकसान कितना हुआ है 30 जून तक के फाइल कीजिए। आपने 31 मई जिस दिन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट किए तब तक के फाइल नहीं किया था, क्या आप ये गवर्नमेंट ग्रांट दिखा सकते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट का बेसिक फंडा होता है कि देखो, एक तो ये कॉन्टिजेंट एसेट है, अगर मैं एक तरफ से देखूं इंडिया 37 उठाता हूं, फिर उसके बाद इसका एक्चुअल आंसर बताऊंगा। अभी जो बोल रहा हूं सिर्फ कंसेप्ट सुनिए, नॉट टू बी रिटन। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 बोलता है कि देखो, अगर पास्ट है, फ्लड पास्ट में हुआ, प्रोबेबल है कि इनफ्लो होगा, प्रोबेबल है कि इनफ्लो होगा, और वर्चुअल सर्टेनिटी की मिल भी जाएगा, वर्चुअल सर्टेनिटी की मिल भी जाएगा, आप कॉन्टिजेंट एसेट्स की अकाउंटिंग कर सकते हैं। वर्चुअल सर्टेनिटी मतलब बस मिल जाएगा, पता है, ठीक है। यहां पे ऑलमोस्ट है, हाँ 30 जून तक क्या फाइल कर दो पैसा मिल जाएगा, बट द पॉइंट इज आपने फाइल नहीं किया। तो क्या मैं कॉन्टिजेंट एसेट की अकाउंटिंग कर सकता हूं? मेरे हिसाब से हाँ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है, नहीं किया 31 मई तक, पागल थोड़ी है कि 30 जून तक नहीं करेगा, करेगा ही करेगा, मिल जाएगा पैसा, कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन अनाउंस किया, बस कितना मिलेगा उसकी एश्योरिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट लगा के थोड़ा सा कम इनकम दिखाएंगे, बट ये कंसेप्ट गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा है, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कवर्ड अंडर इंड AS 20 एंड नॉट 37। गवर्नमेंट से मिलने वाली चीज 20 में गई। 20 में बोला गया अगर आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, गवर्नमेंट ग्रांट मिलने के लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, एंड श्योर है कि गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगा, आप उसकी अकाउंटिंग कर लीजिए। गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगा हम श्योर हैं, पर कंडीशन सेटिस्फाई हमने नहीं किया, कंडीशन सेटिस्फाई हमने नहीं किया, इसलिए मेरे को इसकी अकाउंटिंग करना परमिटेड नहीं है, मैं इसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकता, इसकी अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर ही होगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर आंसर विल बी। मूविंग अहेड, कुछ लोग मुझे पूछते हैं सर इंड AS 37 जो आपने एक्सप्लेन किया क्या वो भी वहां लिखना है? नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे दिस इज कवर्ड अंडर इंड AS 20। In regards to a property previously leased to Turquoise Limited, analyze the accounting implication of bifurcation currently in progress under relevant Ind AS and prepare note on classification, measurement and disclosure। अब यहाँ Ind AS 17 के हिसाब से दिया होगा, हम 116 के हिसाब से करेंगे, हो सकता है हमारा आंसर मैच ना हो, पर ट्राई करेंगे। Turquoise Limited, ढूंढते हैं इस Turquoise Limited को, ये रहा, 4 years ago, 4 साल हो चुके हैं, acquired a commercial property for 40 crore and immediately leased it to Turquoise Limited on operating lease. So there is no concept of operating lease anymore. The annual rental as per the agreement determined to be 4 crore. As per the terms of lease agreement, the lessee can cancel the lease by giving 3-month notice in writing. Turquoise Limited gave a notice on 1st October 18
1 अक्टूबर 18, इसी साल उन्होंने नोटिस दे दिया आपको। टू वकेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम 1 जनवरी 19, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 58 crore rupees on 1st January 19. On receiving the notice, Rainbow Limited started the progress of bifurcating the property into 10 identical units of equal size and sell it in the ordinary course of business. ये क्वेश्चन लीज का है ही नहीं, मेरे को लगा लीज का है, नहीं है लीज का, ये कुछ और क्वेश्चन है, बताता हूँ मैं आपको। अब देखो, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी लिया था और आपने लीज पे दे दिया, ये आपका बिजनेस तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने दूसरे भी बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। ये प्रॉपर्टी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अकाउंट हुई थी। कुछ बातें, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बोलता है इनिशियली आप प्रॉपर्टी को जैसे पीपी में अकाउंट करते हो वैसे करोगे, सब्सिक्वेंटली आप सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे अकाउंट करोगे, सिर्फ कॉस्ट मॉडल। क्वेश्चन आगे जाके आपको बोल रहा है कि आपने इसे 10 आइडेंटिकल यूनिट्स में कवर किया, 10 आइडेंटिकल यूनिट्स एज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड इनटू इन्वेंटरी, इज कन्वर्टेड इनटू इन्वेंटरी। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग एक आध आरटीपी में डेफिनेटली देखेंगे। आई बिलीव सबसे पहला जो आरटीपी है वो, जब हम लोग वो वाला आरटीपी सॉल्व करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन वापस वहां पे रिपीट दिखेगा। फिलहाल समझने की कोशिश कीजिए, जब भी रिक्लासिफिकेशन होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 इज वेरी क्लियर टू से कि ये कैरिंग अमाउंट पे ही होता है। रिक्लासिफिकेशन इज डन एट कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू कंसेप्ट नहीं है वहां पे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने जब आरटीपी लाई थी तो वहां मिस्टेक था। अभी इसका भी सजेस्टेड आंसर हम लोग देख लेंगे, क्या वहां पे भी मिस्टेक है, विल कम टू इट लेटर। ठीक है, तो 40 करोड़ रुपए में आप लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी आपने ऑपरेटिंग लीज पे दी थी। अब इस एसेट का फेयर वैल्यू 58 करोड़ है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। आपको एसेट का लाइफ नहीं बताया गया है, वरना हम डेप्रिसिएशन के ऊपर भी आते थे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी डेप्रिशिएट होती है। कंपनी इनकर्ड 12 करोड़ एज एक्सपेंस टुवर्ड द प्रॉपर्टी। द बाइफर्केशन प्रोसेस इज स्टिल इन प्रोग्रेस as on the date the company estimates that they need to spend further 8 crore to complete the project and each of the units can be sold for 10 crore, can be sold for 10 crore। तो आपने अब तक के 40 करोड़ की तो आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई, आपने अब तक के 12 करोड़ खर्च कर दिए हैं, 52 करोड़ इसका कैरिंग अमाउंट हो गया। वैसे ये डेप्रीशिएट होना चाहिए था, हमें लाइफ नहीं पता इसलिए मैं डेप्रीशिएट नहीं कर रहा। आपने रिक्लासिफाई कर दिया, ये इंडेस 2 में चला गया, इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट पे गया 52 करोड़। आप हर फ्लैट को 10 करोड़ में सेल कर सकते हो, 10 यूनिट है यानी 100 करोड़, 100 करोड़। फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट है 8 करोड़, फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट है 8 करोड़, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं वो NRV विच इज सेलिंग प्राइस 10 करोड़ फॉर ईच फ्लैट इनटू 10 फ्लैट्स माइनस कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग 8 करोड़। सेलिंग प्राइस मत ले लेना सीधा सीधा NRV, एग्जाम में तो थियोरेटिकली लिखना है ना। 92 करोड़ कंपेयर टू 52 करोड़, कॉस्ट पे ही मेजर होगा, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है ना, कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, उस बेसिस पे। ठीक है, आइए इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के आरटीपी के अंदर में आंसर गलत था तो मैं इसीलिए यहां पे भी बोल रहा हूं डू नॉट चेंज द कैरिंग अमाउंट, ये यहां पे उन्होंने लिख के रखा है। यस दे हैव कंसीडर्ड एज 52 करोड़, तो आई बिलीव आरटीपी में भी करेक्शन हो गया होगा, नो वरीज। तो asset will continue to be valued at 52 crore rupees only। चलिए फाइनली अच्छा है। एक और बात वीडियो के बीच में ही आप लोगों को बता देता हूँ, ये जितने क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो ना, ये सब डिप्लोमा IFRS करके एक एग्जाम होती है उसके क्वेश्चंस है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि डिप IFRS के जितने क्वेश्चंस है उनकी वेबसाइट पे रफली आप लोगों को 10 एग्जाम्स 20 एग्जाम के पेपर्स मिल जाएंगे। 20 पूरे मत देखिए क्योंकि बहुत बार इंडिया IFRS IAS अमेंड हुए हैं, पिछले 10 अटेम्प्ट के एग्जाम पेपर्स देख लीजिए। हाँ, और थोड़ा कार्व आउट्स ध्यान में रखिएगा, नहीं तो वहाँ के आंसर्स यहाँ पे भी लगा दोगे। वही इंस्टीट्यूट भी वही करती है एक्चुअली, वहीं के आंसर यहाँ लगा देती है, कार्व आउट भूल जाती है, फिर बाद में करेक्ट करती है, जैसे इस क्वेश्चन को करेक्ट किया उन्होंने। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना वहीं से आते हैं, तो अगर आपने उनको भी प्रिपेयर कर लिया ना तो आप एग्जाम में 100 स्कोर कर सकते हैं, 100। ठीक है, मैं उसी के बेसिस पे हमेशा सजेशन देता हूँ कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स की। ठीक है, सो मूविंग एट, मैं क्या फिर से इस बार प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप लोग पूछ रहे हैं, कब कई लोग कमेंट करते हैं देंगे, हम पहले क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, मैंने इससे पहले कई बार प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज दी है,
प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में हमेशा बोलता हूँ डिप आईएफआरएस के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसके बेसिस पे तैयारी कीजिए। मैं उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क कराता हूँ कि उसमें जो क्वेश्चन रिपीट होता है हमारे यहाँ भी वही रिपीट होते हैं। जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट हर अटेम्प्ट में पूछा जाएगा, काइंड ऑफ हर दो तीन अटेम्प्ट में हम लोगों को एक बार लीजेस एम्प्लॉय बेनिफिट दिख जाएगा। तो ये सब बातें मैं वहाँ पे बताता हूँ, तो स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर आप वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। सो बेटर है कि पहले अपन ये पूरा क्वेश्चन बैंक देख लें, इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन बैंक है, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताता हूँ वो कोरिलेट होती है यहाँ से। ठीक है, मूविंग अहेड, अभी बात करके मतलब नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में, अभी तो अपन वैसे ही 500 क्वेश्चन करने की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही मैं आप लोगों का कंटेंट बहुत कम कर दे रहा हूँ। हाउ शुड रेनबो लिमिटेड अकाउंट फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन टू कैनियन लिमिटेड अंडर द फॉलोइंग सिनेरियोज? लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, लोन इज रिपेबल आफ्टर 5 years। चलिए रेनबो ने कैनियन को दिया है लोन, अब ढूंढते हैं ये वाला कंसेप्ट कहाँ पे है, ये रहा। Rainbow Limited is wholly owned subsidiary of Canyon Limited, which is recently going through financial difficulties. Canyon Limited approached Rainbow Limited for financial assistance and seeking long-term potential. The parent company funded 20 crore rupees to Canyon Limited interest free. ध्यान रखिएगा, Indian Accounting Standard 110 Consolidated Financial Statements and Indian Accounting Standard 109 Financial Instrument, दोनों का impact हम यहाँ पे देखने वाले हैं। The loan shall either be repayable on demand, either or a fixed term mutually agreed. The market rate is 12% per annum. 12% का रेट ध्यान में रखिए। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन बोलता है डिमांड पे रहा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, और 5 साल बाद रिपेमेंट रहा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ। चलो बताते हैं। अगर ऑन डिमांड रहा, ये अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे अकाउंट होगा। क्यों? अमोर्टाइज कॉस्ट की 4 कंडीशन, मैच्योरिटी तक होल्ड करना है, सब्सिडियरी होल्डिंग मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, अमाउंट फिक्स्ड है 20 लाख, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 0% इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इंटरेस्ट फ्री इज ऑल्सो इंटरेस्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, मैच्योरिटी डेट फिक्स्ड। आप में से कई लोग बोलेंगे सर मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं है, ऑन डिमांड है, तो फिक्स्ड ही तो है, मैं आज डिमांड करूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा, फिक्स्ड है। ऐसा फिक्सेशन की बात कर रहे हैं। जहां आपके हाथ में ही नहीं है तो वहां पे कहानी बदल जाती है। यस, हियर मैच्योरिटी डेट इज फिक्स, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अकाउंटिंग हो रही है। ठीक है, होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर रहे हैं हम इसको। ऑन डिमांड वाले की फेयर वैल्यू इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, ऑलवेज। तो 20 लाख का प्रिंसिपल दिया है, 20 लाख की वैल्यू रहेगी। तो यहां अकाउंटिंग कैसे होगी? यहां अकाउंटिंग होगी लोन टू सब्सिडियरी डेबिट टू कैश, लोन टू सब्सिडियरी डेबिट टू कैश। ठीक है, 20 लाख। दूसरा, अगर 5 साल बाद रिपेबल होता तो क्या होता? अब यहां पे मैच्योरिटी 5 साल बाद है और आपने दिया है इंटरेस्ट फ्री, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट फ्री। अकाउंटिंग करते समय आप क्या करेंगे? आप ले लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20 लाख एट मार्केट रेट विच इज 12%, कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। पीवी फैक्टर, ठीक है, पीवी फैक्टर, एन्युटी नहीं, वन टाइम पेमेंट है 5 साल बाद। एक बार निकाल के देख लीजिए। मुझे आ रहा है 11,34,854, 11,34,854। तो अब आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे? लोन टू सब्सिडियरी डेबिट 11,34,854 पर आपने कैश दिया है 20 लाख। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आपने ऐसा कोई लोन दिया है तो जो डिफरेंस है दैट इज अ बेनिफिट दैट हैज बीन गिवन टू द सब्सिडियरी, बेनिफिट गिवन टू द सब्सिडियरी। आपने इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडियरी में, ऐसा माना जाएगा और आप उसे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी के नाम पे दिखाएंगे। 11,34,854 माइनस 20 लाख 8,65,146, 8,65,146। आने वाले सालों में हम ये 1134 पे 12% इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे, इनकम, और ये इन्वेस्टमेंट एज इट इज पड़ा रहेगा, ये अब चेंज नहीं होगा रीपेमेंट ऑफ लोन के बाद भी। लेट्स कम डाउन टू द आंसर, देख लेते हैं क्या हम सही चल रहे हैं। पहला वाला ऑन डिमांड था, सिनेरियो बी 1134,800 लिया उन्होंने, हमने राउंड ऑफ नहीं किया है, सो वी आर करेक्ट। 1134 पे 12% इंटरेस्ट इनकम दिखाई जाएगी। ठीक है, लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। सो मूविंग अहेड एंड कमिंग डाउन टू केस स्टडी 2, केस स्टडी 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं केस स्टडी 2 पूरा तो नहीं, जैसे हम लोग पिछली स्ट्रेटेजीज में कर रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ढूंढेंगे। बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स
which the above segments A to E would be considered as reportable segment. इनमें से कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स पे आ गए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108, ये हम लोगों को एक पूरा का पूरा दिख रहा है यहाँ पे, कुछ पीछे का डेटा दिया है वो भी पढ़ लेता हूँ. मेकर्स हैज गिवन 5 सेगमेंट्स, आपको 5 सेगमेंट दिए हैं, और फिर नीचे ऑपरेटिंग लीज पे चला गया, मतलब इतना ही डेटा दिया है. तो इनमें से कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की 3 कंडीशंस, ठीक है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की 3 कंडीशंस. एंटिटी के टोटल प्रॉफिट्स, एंटिटी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 10% और मोर अगर एक्सीड कर जाता है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है. अब वो प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए अलग अलग देखा जाता है. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट सेगमेंट कवर कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट दिए गए हैं, तो लॉस वाला पार्ट मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, पर अभी एक बार का इस क्वेश्चन के लिए एडजस्ट कीजिए. आगे जाके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट वाला स्टेटमेंट रिवाइज कर दूंगा, ठीक है. सेल्स ओवरऑल इंटरनल एक्सटर्नल मिला के जो भी 10% या 10% से ज्यादा उसका सेल देता है वो रिपोर्टेबल है. प्रॉफिट्स एसेट्स सब में सेम रूल. तो सेल से स्टार्ट करते हैं, दोनों लेना है 13 करोड़ 20 lakhs, 10% हो जाएगा 1 करोड़ 32 लाख, 1 करोड़ 32 लाख. तो 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा जिसका भी सेल है, बी का है, सी का है, डी का है, अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ठीक है. तो प्रॉफिट के कारण तो सेल्स के कारण तो बीसीडी रिपोर्टेबल हो गया. प्रॉफिट का 10% हो रहा है 14 लाख, बी सी डी ई, तो अब ई भी रिपोर्टेबल हो गया. एसेट्स 57 करोड़ के 5.7 करोड़, ए रिपोर्टेबल हो गया, बी नहीं है, सी डी ई, तो अब ए भी रिपोर्टेबल हो गया. सारे सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हो गए, तो पहला क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल, ठीक है. एकदम बेसिक सवाल था, ठीक है. हाँ, एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है. मैं वापस आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैं जीएफआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व नहीं कर रहा. हाँ, अगर आप एक जीएफआरएस पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो आपके लिए तो बेस्ट है ये. मैं जीएफआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है. मैं तो ओवरऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट वन, what is the amount to be charged to statement of PRL towards lease rent for the new office space for the year ending 31st March 2019. आइए अब हम लीज रेंट के ऊपर जाते हैं. अगला वाला ही था. Makers Limited entered into operating lease for new space office for 10 years. Escalation clause in lease agreement states lease rent will be escalated by 12% after completion of every 3 years. General inflation rate in the economy is 5%. इनिशियल लीज रेंट एग्रीड इज 85,000, ठीक है. व्हाट इज द लीज टू बी चार्ज टू पी और एल इन द लीज रेंट? मैं ये क्वेश्चन आपको लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूं, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. क्यों? पहली बात, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स चेंज हो गए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, तो लेसी के पॉइंट से नहीं सोल्व कर सकते. लेसर के पॉइंट से अभी भी दो कंसेप्ट है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज. ये क्वेश्चन हम ऑपरेटिंग लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे. न्यू ऑफिस आपने 10 साल के लिए लिया है, ठीक है, और इसमें एस्केलेशन का क्लॉज है. अब मैं यहाँ पे ऐसा पढ़ रहा हूँ कि आपने दिया है, हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं. थिंक फ्रॉम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर आपको आया तो लेसर के पॉइंट से आएगा. लेसी के पॉइंट से अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो 10 साल का पूरा आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. पूरे 10 साल का आप लोगों को ये क्वेश्चन विद एस्केलेशन क्लॉज सॉल्व करना पड़ेगा. इन वन ऑफ द वीडियोस जो रिसेंटली हम लोग वीडियोस पूरे के पूरे डाल रहे हैं उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया भी है. आरटीपी में मोस्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है. आरटीपी जो लेटेस्ट वाला आरटीपी था उसके अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है, वहां पे मैंने पूरा सॉल्व भी करके दिया है, ठीक है. यानी अगर लेसी के पॉइंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे होगा? सेम क्वेश्चन है, सेम यानी सिमिलर क्वेश्चन है. यहां पे समझने की कोशिश करते हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा. लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अज्यूमिंग दिस इज ऑपरेटिंग लीज, आपका लीज रेंट है 85,000 पर मंथ. द लीज रेंट इज 85,000 पर मंथ, ठीक है. तो रफली मैं बोल सकता हूं इस साल का आपका लीज रेंट है 85,000 इंटू 12, 10,20,000, 10,20,000. हर 3 साल के कंप्लीशन के बाद 12% से एस्केलेशन होगा. जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 5%, 12% से एस्केलेशन होगा, ठीक है. तो नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट लीज रेंट रहेगा, ये रेंट रहेगा 3 सालों के लिए. नेक्स्ट जो लीज रेंट रहेगा वो रहेगा 85,000 प्लस 12%, मेकिंग इट 95,200 इंटू 12 पर मंथ है ना वो.
तो अगला रेंट रहेगा 11,42,400 फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो पहले 3 साल हो गए, फिर अगले 3 साल हो गए, वापस से 7th ईयर में हम लोग देख रहे हैं कि लीज रेंट इंक्रीज होगा 95,200 प्लस 12%, मेकिंग इट 106624 फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, 12,79,488। तो पहले 3 साल 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9, 10th ईयर आपका 10 साल का लीज है, तो 10th ईयर में फिर एक बार लीज रेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है, 10th ईयर में फिर एक बार लीज रेंट इंक्रीज हुआ। दिस इज फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, 106624 प्लस 12%, 119419 इंटू 12, 14,33,028। दिस इज फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ऑपरेटिंग लीज का कंसेप्ट बोलता है कि आपने साल भर, यानी पूरा लीज टर्म पे, पूरे लीज टर्म, साल भर नहीं 10 साल, पूरे लीज टर्म पे आप जितना भी लीज रेंट देने की बात कर रहे हो, पूरे लीज टर्म में आप जितना भी लीज रेंट देने की बात कर रहे हो, उसे इस लीज टर्म से डिवाइड कर दीजिए, उसे इस लीज टर्म से डिवाइड कर दीजिए। हमारे क्वेश्चन में वो लीज टर्म हो जाता है 10 साल। तो आपको करना क्या है, आपको इसे 10 साल के लीज टर्म में पूरा का पूरा, पूरे 10 साल में इक्वली एलोकेट करना है, इक्वली। इसका एक एक्सेप्शन है, जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स। अगर आपका एस्केलेशन इज इक्विवेलेंट टू जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स तो आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप स्ट्रेट लाइनिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है 5%, पर आप बढ़ा रहे हो 12% से, तो यहाँ स्ट्रेट लाइनिंग होगी। अगर सिर्फ जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है ना, आपका इंक्रीज भी 5% होता, तो हम स्ट्रेट लाइनिंग नहीं करते। क्या होता है स्ट्रेट लाइनिंग, मैं बता रहा हूँ, अभी वही सॉल्व कर रहे हैं। मतलब लीज रेंट 85,000 है, अगर जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स होता 12%, तो हम इस साल 85,000 इंटू 12 का ही रेंट दिखाते। 3 साल बाद जब वो 5% से बढ़ता, 3 साल बाद जब वो 5% से बढ़ता, तो 3 साल बाद ये जो हमारा 95,200 है, ये रेंट दिखाते 4th ईयर में, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर। 7th ईयर से 106624 दिखाते नॉर्मल, अगर ये 12% जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स होता। हमारे क्वेश्चन में नहीं है, जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स 5% है, आप 12% दे रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको करना है स्ट्रेट लाइनिंग। व्हाट इज स्ट्रेट लाइनिंग, पूरा साल भर का अक्यूमुलेटेड रेंट निकालेंगे आप पहले, पूरा अक्यूमुलेटेड रेंट। मतलब क्या, 10,20,000 इंटू 3, 11,42,400 इंटू 3, 12,79,488 इंटू 3, 1433 तो इंटू 1, ठीक है। वापस इंटू 3 मत करना लास्ट वाला। तो एक बार निकालिए क्यूमुलेटिव, कैलकुलेट करके देखिए। आप लोग एग्जाम में गलती कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप गलती ना करें, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर अवॉइड करने के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। इतना तो मैंने आप लोगों के लिए कर लिया, दूसरा इंस्टीट्यूट ने आंसर दे के रखा है, लिख तो आप कुछ रहे नहीं है, कम से कम कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 11758692, मैं इसे 10 साल से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, मेकिंग इट 11,75,869। इतना रेंट हर साल दिखाना है, 11,75,000 लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11,75,000 डी 869। What is the amount to be charged to statement of P&L towards lease rent for the new office on 31st March 19? अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिए, लीज स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 18, एक छोटा सा पार्ट रह गया, ये गलती स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है। लीज स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 2018, तो मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड बाय 10 किया और बोला हाँ इस बार का रेंट 1175, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया ये साल तो पूरा साल लीज रेंटेड आउट था ही नहीं, ये पूरा साल तो रेंटेड आउट था ही नहीं, रेंट तो अक्टूबर से शुरू हुआ। तो अक्टूबर से देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीने थे। तो अगर मैं 6 मंथ्स का कैलकुलेशन यहाँ पे देखूं, 6 मंथ्स का कैलकुलेशन, तो इट विल बी फॉर दिस ईयर 11,75,869 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू 6 मंथ्स, 5,87,935, 5,87,935 सी, ठीक है। तो एग्जाम में सिर्फ कैलकुलेशन किया, डी मार्क करके आ गए, पूरी मेहनत गई, आपके मार्क्स छूट गए। अब मार्क नहीं करके आए मतलब लिख के आए, किया ही नहीं मंथली कैलकुलेशन, तो आपकी तरफ से गलती हो जाएगी। तो ऐसी गलतियां प्लीज 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 अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मैं एंड कर रहा हूं यहीं पे, हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे कल के इसमें। अगर फिर स्ट्रीमिंग इश्यूज आए तो मैं फिर से आपको ऑफलाइन वीडियो दे दूंगा, पर मैं सुबह 6 बजे आऊँगा ज़रूर, मेरे साथ उठ जाइएगा। अरे मैंने नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ, आप खुद से 6 बजे पढ़ाई तो शुरू कर ही सकते हैं ना। तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर मेरी तरफ से वीडियो डेफिनेटली आपको रोज़ का एक मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।